की चलो जी, लेट अस स्टार्ट। हम शुरू करने जा रहे हैं एलएलपी। एलएलपी क्या होता है? एलएलपी हम अगर बात करें तो एलएलपी दो चीजों का मिला के संगम है। कौन कौन चीज का? फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप प्लस कंपनीज, दोनों को मिला के संगम अगर हो जाए तो उनसे जो एक्ट की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? एलएलपी कहते हैं। ओके, अब इसमें कैसे संगम कैसे हुआ है सर? संगम इस तरीके से हुआ है कि इसमें पार्टनरशिप होती है प्लस उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, तो इस तरीके से संगम होके एलएलपी नाम मिल जाता है। ठीक होगी इतनी बात? चले, तो एलएलपी का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा जी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और जिसमें जो अपने नाम पे एसेट्स या लायबिलिटी अपनी ओन कर सकती है, इसके अलावा ये अपने नाम पे स्यू कर सकती है और इसको इसके नाम पे स्यू किया जा सकता है। तो इस तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी के सारे फीचर इसके पास एलएलपी के पास होते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले सेक्शंस पर आते हैं। आइएगा सेक्शंस पर। मेरा सबसे पहला सेक्शन जो है वो है पार्टनर्स के बारे में, सेक्शन 5, जो कहता है हु आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर। जी कौन कौन एलिजिबल नहीं है? कौन कौन एलिजिबल नहीं है? सबसे पहले वो व्यक्ति जो हटेला है, मतलब जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है। अच्छा, अनसाउंड माइंड उसे किसने कहा है? उसे कहा है कोर्ट ने, और आज भी ये फाइंडिंग इन फोर्स है। अब वो लास्ट लाइन मैंने कटवाई हुई है, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यक्ति को अनसाउंड माइंड किसने कहा है? कोर्ट ने। तो जो हर वो व्यक्ति जिसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया है कोर्ट के द्वारा, वो डिस्क्वालिफाइड है। दूसरी बात, अगर किसी को एडजुडिकेट कर दिया गया है, एडजुडिकेट मतलब जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये बंदा क्या है, ये बंदा इंसॉल्वेंट है, इसे कहते हैं, जिसे एडजुडिकेट कर दिया गया है इंसॉल्वेंट। अच्छा, मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की और कोर्ट ने कहा हाँ ये तो सही में इंसॉल्वेंट है, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। परंतु मान लीजिए आपने खुद ने अप्लाई कर दिया कोर्ट में कि जज साहब हाँ जज साहब मैं इंसॉल्वेंट हूं, हाँ जज साहब मैं इंसॉल्वेंट हूं, तो लॉ कहता है आप भी इंसॉल्वेंट हो, क्योंकि तुम खुद ही अप्लाई कर रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 3 तरीके के लोग ऐसे हैं जो कि एलिजिबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए। एक बार रिकॉल करिएगा मेरे साथ। पहला कौन? जो कि अनसाउंड माइंड का है, और अनसाउंड माइंड किसने डिक्लेयर किया है? कोर्ट ने। दूसरा, जिसने खुद अप्लाई किया है कि मैं इंसॉल्वेंट हूं। तीसरा, जिसको कोर्ट ने एडजुडिकेट किया है कि ये इंसॉल्वेंट है। अच्छा, जब आप खुद अप्लाई करोगे, तो खुद अप्लाई करोगे तो मतलब जिस दिन एप्लीकेशन दोगे उसी दिन से हो जाओगे? यस। और जब आपको कोर्ट डिक्लेयर कहेगा तो तब आप डिस्क्वालीफाई कब से रहोगे? जिस दिन आपके खिलाफ ऑर्डर आया तब तक आप डिस्क्वालीफाई रहोगे, जब तक आप इंसॉल्वेंसी से बाहर नहीं निकल जाते। ये पूरी स्टेज जहां पर कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया और जब आप इंसॉल्वेंसी से बाहर निकले, इस पूरी स्टेज में आप क्या हो? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि ऐसा इंसॉल्वेंट जो बाहर नहीं निकला, अभी भी अनडिस्चार्ज है। ठीक है, चले जी और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? सेक्शन 6 इस बारे में बताता है कि मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। मिनिमम कितने रहने चाहिए? 2। परंतु अगर कभी भी मान लीजिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके 2 से नीचे चले जाते हैं, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि 6 महीने का वक्त है कि वो वापस लाए जा सकें। 6 महीने का वक्त है कि वो नंबर्स को वापस लाया जा सके। अगर मान लीजिए आप 6 महीने तक उस नंबर को वापस नहीं ला पाते, तो फिर 6 महीने के बाद जो भी लायबिलिटी इनकर होगी, उसमें जो अकेला अब मेंबर बचा है ना, जो अकेला पार्टनर बचा है, वो पर्सनली लायबल होगा हर उस लायबिलिटी के लिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट वो जो अकेला मेंबर है वो अनलिमिटेड लायबल होगा। अगर 6 महीने तक भी अगर नंबर ऑफ मेंबर की संख्या बराबर नहीं लाई गई, तो फिर 6 महीने के बाद इनकर होने वाली लायबिलिटी के लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, फिर आता है जी मेरे पास कॉन्सेप्ट सेक्शन 7 कॉल्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेक्शन 7 क्या कहते हैं हम इसे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये क्या कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? लॉ कहता है जी, देखो जी ऐसा है, हर एलएलपी के पास कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। अब यहां पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर में क्या संबंध होता है? देखो, पार्टनरशिप में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक्टिव पार्टनर, तो पढ़ा था ना
जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं ना, उनको यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर नाम दे दिया जाता है। तो हर पार्टनरशिप में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। खास बात यह है कि वो इंडिविजुअल होने चाहिए, ध्यान रखना, इंडिविजुअल होने चाहिए, और उनमें से एक तो ऐसा होना चाहिए जो रेजिडेंट भी हो। उनमें से एक ऐसा होना चाहिए जो रेजिडेंट भी हो, और यहाँ रेजिडेंट का मतलब क्या है, कम से कम 120 दिन। अच्छा, ये तो वही हो गया ना सर ओपीसी वाला ही, दोनों में फर्क है। ओपीसी में भी रेजिडेंट देखा जाता था, बट वो 120 दिन देखे जाते थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बट एलएलपी में जब 120 दिन देखे जाते हैं तो ड्यूरिंग द करंट ईयर। हालांकि पहले एलएलपी में भी ऐसा, ओपीसी में भी ऐसा था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, बट लेटर ऑन कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आई। बट ऐसी अमेंडमेंट एलएलपी में भी लानी चाहिए थी, जो लॉ मेकर्स शायद भूल गए, तो उसकी वजह से वहां पे जायज हो गया। बिल्कुल सही है, वही रूल एक्चुअल है, ढंग का है ओपीसी वाला। एलएलपी वाले को भी रिवाइंड करना चाहिए था, नहीं किया, तो जिसकी वजह से 120 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है। आई होप कोई दिक्कत नहीं यहां तक। क्या ये पॉसिबल है कि कोई एलएलपी बनाई जा रही है और एलएलपी में कुछ कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट्स भी आ रही हैं और इंडिविजुअल, मतलब एलएलपी में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, मान लीजिए अगर तो खाली इंडिविजुअल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन इंडिविजुअल में से कम 2 को डीपी बना दो, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मगर प्रॉब्लम तब आएगी जब एलएलपी के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट प्लस इंडिविजुअल या ओनली बॉडी कॉर्पोरेट है। तो उस केस में क्या होगा, देखो जी, अगर तो बॉडी कॉर्पोरेट प्लस इंडिविजुअल है तो फिर कम से कम 2 इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो। मगर अगर खाली बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट किसी को नॉमिनेट करेंगे और वो नॉमिनीज जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किए जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, बोलो ना हाँ। अब अगला सवाल उठता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। दोबारा बोलूं, डेजिग्नेटेड पार्टनर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखो जी, लॉ कहता है इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, जिस प्रकार से कंपनीज के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, सिमिलरली एलएलपी के केस में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो अगर तो देखो जी अगर तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिख दिया गया है किसी व्यक्ति का नाम कि हाँ जी ये हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, तो फिर वही व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम ना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफाई कर दो। अच्छा, एक और तरीका है, वो क्या, कि अगर मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहता है कि सारे के सारे पार्टनर ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ये कहता है कि सारे के सारे पार्टनर्स जो है ना वही जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर सारे पार्टनर्स को ही डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। तो ले देकर जरा कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करके देखो। मैंने कहा जी, अगर मान लीजिए डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तो जिसका नाम लिखा हुआ है वही डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। अच्छा, दूसरा, अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहता है कि सारे के सारे पार्टनर्स ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, तो फिर सही में सारे के सारे पार्टनर्स ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। एक और सिचुएशन बन सकती है, अगर मान लीजिए बाद में आपने इंट्रोड्यूस करना है किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर के रूप में, तो क्या आपके पास ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है। वो कैसे, आप एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट आप किसी को भी एडमिट कर सकते हैं लेटर ऑन, यानी कि डीपी को एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट कभी भी अपॉइंट किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल अपॉइंट किया जा सकता है। सिमिलरली, क्या कोई व्यक्ति डीपी होना रुक सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि अ पर्सन में सीज टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी? यस, वो कैसे पॉसिबल है, वो भी एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट ही पॉसिबल है। तो पढ़िएगा जरा यहां पर क्या लिखता है, ये कहता है जी, इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई है कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा तो वो व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मान लीजिए कहता है कि सारे पार्टनर ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, तो फिर सारे पार्टनर ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। फिर कोई भी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बन सकता है, एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट बन सकता है। फिर उसके बाद कोई भी पार्टनर एलएलपी
डेजिग्नेटेड पार्टनर होना रुक सकता है? यस, कैसे रुक सकता है? एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट रुक सकता है। बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत? तक चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है लॉ? फिर क्या कहता है? कहता है हाँ, कहता है जी कोई भी इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो अपनी प्रायर रिटर्न कंसेंट नहीं दे देगा। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल तब तक डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनेगा जब तक कि अपनी वो रिटर्न कंसेंट नहीं दे देता। चेतना बेटा, ये चैप्टर किया है? पहले किया हुआ है ये चैप्टर? ये रिवीजन चल रही है, चैप्टर नहीं चल रहा है, ये रिवीजन चल रही है। तो पहले तो सब कुछ समझाया जा चुका है, इस टाइम तो रिवीजन चल रही है। रिवीजन का मतलब होता है रिकॉल करना सारे कॉन्सेप्ट को। चलिए, हाँ जी, कोई भी इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपनी प्रायर रिटर्न कंसेंट ना दे दे, तब तक वो नहीं बन सकता। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है। कहता है जी हर एलएलपी को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा। हर एलएलपी को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा। क्या? 30 दिन के अंदर अंदर जब भी आप किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करोगे तो उसको अपॉइंटमेंट मतलब शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार पार्टिकुलर ऑफ एवरी इंडिविजुअल जिसने अपनी कंसेंट दी है टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। 30 दिन के अंदर अंदर उस डेजिग्नेटेड पार्टनर की इंफॉर्मेशन आपको आरओसी के पास प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आरओसी के पास रजिस्ट्रार के पास सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर कहता है हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक बार सेक्शन 7 को दोबारा रिकॉल करते हैं, सारा सेक्शन रिकॉल, सेक्शन 7 दोबारा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइएगा, सेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है? डीपीज के बारे में। तो चलिए डीपीज के बारे में सबसे पहली बात ये क्या कहता है, मुझे बताइए, आंखें बंद करके रिकॉल करके बताइएगा डीपी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फटाफट रिकॉल कीजिएगा। हमने कहा जी दो तरीके हो सकते हैं। शायद डीपी का नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हो, तो जिसका भी नाम लिखा हुआ है वही डीपी है। दूसरा, शायद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ये कहे कि सारे के सारे पार्टनर ही डीपी हैं, तो फिर सारे के सारे पार्टनर डीपी हैं। अच्छा, तीसरा, क्या मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अगर किसी का नाम नहीं भी लिखा हुआ ना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि सारे पार्टनर डीपी हैं, बट फिर भी लेटर ऑन अगर किसी को आप डीपी इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एज पर द डीपी एग्रीमेंट, एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। सिमिलरली अगर कोई डीपी हटना चाहता है डीपी की पोस्ट से तो वो भी हट सकता है, तो वो भी हट सकता है। यस, कैसे? एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। आई होप क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं। चले, अब अगला सवाल उठता है कि डीपी कौन बन सकता है? तो हमने कहा जी डीपी कौन बन सकता है? डीपी बनने के लिए सबसे पहले आपके पास कम से कम 2 इंडिविजुअल होने चाहिए, 2 इंडिविजुअल। अच्छा, मगर एलएलपी में अब एक और चीज होती है, वो क्या? क्या एलएलपी ऐसा हो सकता है कि एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हो? यस। क्या ये भी हो सकता है कि ओनली बॉडी कॉर्पोरेट्स हो? यस। तो अगर मान लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व है एलएलपी में, तो डीपीज ऐसा हो सकता है कि बॉडी कॉर्पोरेट अपने में से किसी को, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी किसी को नॉमिनेट कर दे और वो जो नॉमिनेट हुआ बंदा है वो डीपी बन जाए। यस, ये भी पॉसिबल है। फिर सेक्शन 7 कहता है कि जिसे भी आप डीपी बनाना चाहते हैं वो जो व्यक्ति अपनी रिटर्न कंसेंट जरूर देगा, और इसकी रिटर्न कंसेंट को आप रजिस्ट्रार को, मतलब एलएलपी आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट जरूर करोगे 30 दिन के अंदर अंदर। और हर वो व्यक्ति जो कि डीपी बना है उसके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर जरूर होगा। बताओ जी यहां तक कोई भी दिक्कत? सेक्शन 7 बहुत बड़ा सेक्शन और इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर के लिए। बढ़ सकते हैं। चले, फिर हम एलएलपी के यहां पर कॉन्सेप्ट या फीचर्स आते हैं कि एलएलपी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो मैं कह सकता हूं जी एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। यस, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा फीचर, इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। यस, यानी कि अगर एक पार्टनर लुढ़क भी जाए तो फिर उसके जो शेयर है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो सकते हैं।
नेक्स्ट 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 हाँ जी, क्या ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? एलएलपी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस। क्या ये एलएलपी, क्या लेबिलिटी ऑफ द एलएलपी, अगर मैं बात करूं एलएलपी की लेबिलिटी क्या होती है भाई? लिमिटेड होती है। कहां तक? जितने इसके पास एसेट्स हैं, जितने इसके पास एसेट्स हैं बस वहां तक एलएलपी की लेबिलिटी लिमिटेड होती है। अच्छा, एलएलपी के पार्टनर्स की लेबिलिटी कहां तक होती है? मैं कह सकता हूं जहां तक उन्होंने कैपिटल दी है ना, वहां तक उनकी पार्टनर्स की कैपिटल लेबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। उसके बाद यहां पर क्या जॉइंट लेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है? नहीं, जॉइंट लेबिलिटी का यहां कॉन्सेप्ट नहीं लगता। जैसे पार्टनरशिप में ना जॉइंट लेबिलिटी होती है, मतलब कि अगर राम ने मान लीजिए पार्टनरशिप में कोई काम किया तो श्याम भी लायबल है, बट यहां पर ऐसे नहीं होता। पार्टनर्स के द्वारा किए गए काम के लिए एलएलपी लायबल होती है, बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होते। ठीक है ना, तो यहां म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ध्यान रखना। फिर कहता है एलएलपी जो है वो उसके पास अपनी कॉमन सील हो सकती है, बिल्कुल कॉमन सील हो सकती है। अच्छा, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स कैसे गवर्न किए जाते हैं? एक एग्रीमेंट बनता है जिसे क्या कहते हैं? एलएलपी एग्रीमेंट कहते हैं। फिर हर एलएलपी में कितने पार्टनर्स रहने चाहिए? मिनिमम 2 पार्टनर्स रहने चाहिए तथा मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी रहने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो हर हालत में इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट उनमें से एक होना चाहिए। ये सारे फीचर्स हैं किसके? एलएलपी के। आइए एक बार मोटा मोटा गो थ्रू कर लेते हैं। एलएलपी क्या है? सारे फीचर हैं जो कि बॉडी कॉर्पोरेट के हैं, वो सारे के सारे फीचर्स इसमें होते हैं। यानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाएगी अपने पार्टनर से। यस, एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाएगी। चलिए, LLP can continue its existence irrespective of the change in the partners। मतलब LLP shall continue to be in existence, चाहे पार्टनर लुढ़ के मरे चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, LLP अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस, कर सकता है। अच्छा, एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है जी, और ये लायबल कहां तक होती है? इसकी लायबिलिटी कहां तक होती है? इसकी एसेट्स तक। यानी कि एलएलपी की मैक्सिमम लायबिलिटी उसकी एसेट्स तक होती है। सिमिलरली एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? वो मैक्सिमम होती है जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया कैपिटल का, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है? कहता है हाँ, क्या पार्टनर्स एक दूसरे की हरकतों के लिए लायबल होते हैं? नहीं, एलएलपी लायबल हो सकते हैं मगर पार्टनर्स एक दूसरे की हरकतों के लिए लायबल नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। मतलब यहां पर हर पार्टनर जो है एजेंट तो है, मगर वो एजेंट एलएलपी का है, दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स कैसे गवर्न की जाती है? एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है। ओके, एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। यस, इसकी कॉमन सील हो सकती है। यस, इवन दो इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ कॉमन सील, बट हो सकती है। ओके, जब भी कॉमन सील लगाई जाएगी, एलएलपी की कॉमन सील जब भी लगेगी तो इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर लगेगी, तभी वो कॉमन सील वैलिड कहलाएगी। ध्यान रखना, अगर अपने आप में क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। फिर हर एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, ऑलरेडी कर चुके हैं। हर एलएलपी का एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। जी हां, बताओ जी, यहां तक भी कोई भी दिक्कत? अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सेक्शन नंबर 11, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल होता है ना, बिल्कुल डिप्टो वही का वही वैसा ही एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, जिस तरीके से मेमोरेंडम कंपनी के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, सिमिलरली इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एलएलपी के केस में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ओके, अब जिस तरीके से वहां पर मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्राइबर होते हैं, यहां पर भी कुछ लोग पहले सब्सक्राइब करते हैं अपना नाम, तो उन्हें सब्सक्राइबर ही कहते हैं। 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस, मतलब 2 व्यक्ति कम से कम मिलकर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे एज अ सब्सक्राइबर। कम से कम 2 सब्सक्राइबर जरूर होंगे यहां पर भी। ठीक है जी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किसके पास फाइल किया जाता है? रजिस्ट्रार के पास, एक सरकारी अफसर के पास फाइल किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार। जिस स्टेट के अंदर आपने एलएलपी चलानी है,
जिस स्टेट के अंदर आपने एलएलपी चलानी है उसी स्टेट के आरओसी रजिस्ट्रार के पास आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है। इतनी बात भी क्लियर? चलिए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में ना एक स्टेटमेंट फाइल की जाती है। ओके, वो स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली बात, ये स्टेटमेंट कौन साइन करता है, कौन देता है? ये स्टेटमेंट देता है, देखो, या तो एडवोकेट या सीए या सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि इंगेज हुए हैं, जिन्होंने की इनकॉर्पोरेशन करवाया है एलएलपी का, प्लस 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 इसके अलावा हर वो व्यक्ति, बाय एनीवन जिसने की सब्सक्राइब किया है इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर। अब ये स्टेटमेंट के अंदर आता क्या है? इस स्टेटमेंट के अंदर केवल एक चीज आती है, वो क्या कि हम कसम खा के कह रहे हैं कि एलएलपी एक्ट का पूर्ण रूप से पालन किया गया है इस एलएलपी को ओपन करने में, इस एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने में। तो यही की यही स्टेटमेंट अगर आपको याद हो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में भी आती है और ऐसे लोगों के द्वारा साइन की हुई आती है, अगर आपको याद हो तो। इस एक्ट में सेक्शन 7 डिप्टो यही था कि डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी, डिप्टो यही है। वहां भी फाइल की जाती है किसके द्वारा? एडवोकेट, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, जो कि इन्वॉल्व है इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। वहां लिखा है यहाँ एलएलपी, इनमें से कोई एक, प्लस साथ में वो व्यक्ति जो कि इन्वॉल्व, जो कि सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, और वहां लिखा जाता है कि मैनेजर, डायरेक्टर, मतलब इस तरीके के व्यक्ति। याद आया क्या? स्टेटमेंट क्या होनी है कि भैया हमने एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करते हुए सभी के सभी लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है, सभी की सभी रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया है। आगे फिर कहता है जी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे होना चाहिए? प्रेस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए? सोचो, अपने आप तीर तुक्के लगाना शुरू करो। नाम आना चाहिए, कौन कौन पार्टनर्स हैं, कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, एलएलपी का नाम क्या होगा, एलएलपी कौन सा बिजनेस करेगी, ये सारी फुद्दू वाली चीजें जो भी एक कॉमन दिमाग में आती हैं, सबकी सब आनी चाहिए। ये सब कुछ सब आ जाना चाहिए। मतलब ये कुछ ऐसा ही है जैसे कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी। उसके बाद फिर पेनल्टी की बात है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर दी गई है वो गलत दी गई है, झूठी दी गई है, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। आगे आता है जी इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अब देखो जी, आपने ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किसको फाइल किया? ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट था आपने उठा के किसको फाइल किया? रजिस्ट्रार को। अब ये रजिस्ट्रार क्या करेगा? यानी कि जब आप सेक्शन 11 के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार को फाइल करते हो तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को अपने पास रखेगा और 14 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के? 14 दिन के अंदर अंदर अब इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के बाद सर्टिफिकेट इशू करेगा कि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। कितने दिन में? 14 दिन के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ जी इसका इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अब फिर उसके बाद क्या कहता है? कहता है जी हाँ जी, जो भी ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा ये ड्यूली साइंड होना चाहिए। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा, ड्यूली साइंड बाय द रजिस्ट्रार, और उसके ऊपर उसकी ऑफिशियल सील भी होनी चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है ना, ये कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा। मैं कीवर्ड्स पे मार्क करवा रहा हूं, ध्यान रखना। ये कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा कि हाँ जी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, यानी कि एलएलपी का जन्म हो चुका है। एक बार दोबारा से सेक्शन 12 रिकॉल कीजिएगा। सेक्शन 12 क्या कहता है? सबसे पहले सेक्शन 11 के अंदर एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जिसकी हमने चर्चा की वो आपने फाइल किया रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार के पास जब ये फाइल होगा तो रजिस्ट्रार 14 दिन के अंदर अंदर इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को अपने पास रजिस्टर्ड करेगा एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके देगा किसको? एलएलपी को। ठीक हो गई इतनी बात भी? फिर उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट इशू किया गया है रजिस्ट्रार के द्वारा, वो रजिस्ट्रार के द्वारा साइन होना चाहिए और ऑथेंटिकेट होना चाहिए, उसकी ऑफिशियल सील वहां पर लगी होनी चाहिए रजिस्ट्रार की। और ये सर्टिफिकेट जो है एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस का काम करेगा कि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है।
जी सेक्शन 12 के बाद अगले सेक्शन की तरफ आते हैं जिसका नाम है सेक्शन 13, जो बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस की। हाँ जी, कहता है जी रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। यस, हर एलएलपी के पास अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जिसमें सारे नोटिस, सारे कम्युनिकेशन जो आप एलएलपी के करते हो वो कहां पे जाने चाहिए, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही जाने चाहिए। तो इसका मतलब हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। यस, अच्छा, कहता है जी फॉर एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस जिसपे सारे कम्युनिकेशन एंड नोटिस जो है वो एड्रेस हो सकते हैं और जहां पर वो रिसीव्ड किए जाएंगे। ओके, फिर क्या कहता है, कहता है जी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर एलएलपी को सर्व करना चाहते हो तो किस तरीके से सर्व कर सकते हो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहते हो एलएलपी को या उसके पार्टनर्स को या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को, तो दो तरीके से सर्व किया जा सकता है। पहला सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के द्वारा, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, या दूसरा है रजिस्टर्ड पोस्ट। अच्छा, दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में ना जो रिसीव करता है उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, रजिस्टर्ड पोस्ट में उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आती है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के द्वारा या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, हालांकि लॉ में लिखा है एनी अदर मोड भी, बट अभी एनी अदर मोड में कौन कौन से मोड आ सकते हैं? कुरियर भी अलाउ है और अब ईमेल भी अलाउ है। ठीक है जी, और कहां पर होने चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो एलएलपी को सर्व करना है, कहां पर सर्व होना चाहिए? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही सर्व होना चाहिए, या फिर कोई भी और एड्रेस जो कि स्पेसिफिकली एलएलपी डिक्लेयर करे कि हाँ जी हमारे कम्युनिकेशन के लिए ये वाला एड्रेस होगा। अगर कोई एड्रेस ऐसा प्रेस्क्राइब है तो अब दोबारा बोलो जी, कोई भी डॉक्यूमेंट एलएलपी को सर्व करना हो या उसके पार्टनर्स को सर्व करना हो या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को सर्व करना हो, कितने तरीके? पहला रजिस्टर्ड पोस्ट, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, तीसरा एनी अदर मैनर। अच्छा, कहां पर सर्व किए जाएंगे? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर एनी अदर एड्रेस जो कि एलएलपी स्पेसिफिकली बताएगा कि आप यहां पर भी सर्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या यह पॉसिबल है कि रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया जा सके? हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस को कभी भी चेंज कर सकते हो। एंड कहता है जी एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, और इसका नोटिस जो है वो किसके पास फाइल कर दिया जाएगा? रजिस्ट्रार के पास। कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस आप चेंज कर सकते हो। बताओ जी, कोई दिक्कत? बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस में डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं जी सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के इंपैक्ट क्या होंगे। ये बिल्कुल सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट के समान है कि कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है जिसकी अपनी खुद की एसेट्स हो सकती हैं, कंपनी अपने नाम पे स्यू कर सकती है। बिल्कुल डिप्टो यहां पर भी एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है जिसको स्यू किया जा सकता है और जो स्यू कर सकती है, जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है, जिसकी अपनी कॉमन सील हो सकती है, और हाँ जी, डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एंड थिंग एज द बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि उसके पास सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज आ जाते हैं जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट के पास आते हैं। हाँ जी, अब मैं आता हूं नेम नेम पे आते हैं। नेम सेक्शन 15 नेम की चर्चा करता है। कहता है जी हर एलएलपी के नाम के आगे या तो आप लिख देना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या खाली एलएलपी भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। एवरी एलएलपी shall have either the words limited liability partnership or the acronym LLP as a last word of its name। ठीक होगी इतनी बात। फिर कोई भी एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं होगी किसी ऐसे नाम से जो कि अनडिजायरेबल है या फिर आइडेंटिकल है या फिर बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी के नाम से, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से या किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से। तो यानी कि नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या तो अनडिजायरेबल है या फिर आइडेंटिकल है या फिर बहुत मेल खाता है किससे? एग्जिस्टिंग एलएलपी से, कंपनी से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए जी, फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है रिजर्वेशन ऑफ द नेम। सेक्शन 16 कहता है जी रिजर्वेशन ऑफ द नेम के लिए कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम के लिए कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार को फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम। यस, कर सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेम मतलब अब नाम जो है ना दो तरीके से किया जा सकता है। या तो आपने नई एलएलपी खोलनी है जैसे कंपनी में था, सेम कॉन्सेप्ट है, या तो आपने नई एलएलपी खोलनी है
तो नई एलएलपी के नाम के लिए अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रार को, या फिर आपने एग्जिस्टिंग एलएलपी का नाम चेंज करवाना है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो दो तरीके से नाम के रिजर्वेशन के लिए जा सकते हो। तो कोई भी पर्सन, ध्यान रखना, कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार को रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी के लिए, या फिर नेम टू विद द एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, मतलब अगर वो अपना नाम चेंज करना चाहती है तो भी। ठीक हो गई इतनी बात। एप्लीकेशन किसको जाएगी? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार इस एप्लीकेशन का क्या करेगा? अब जहाज बना के उड़ाएगा तो नहीं, या तो वो उसे अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अच्छा, रिजेक्ट कब कर सकता है? रिजेक्ट केवल वही सर्कमस्टेंस में कर सकता है जो कि सेक्शन 15 में दिए गए हैं। इससे पिछले वाले सेक्शन में जो हमने पढ़ा, क्या क्या थे? अनडिजायरेबल, रिजेंबल, आइडेंटिकल, बस केवल उन्हीं ग्राउंड्स पे रजिस्ट्रार जो है इसे रिजेक्ट कर सकता है जो कि 15 में दिए गए हैं, या फिर मतलब अगर रिजेक्ट नहीं कर रहा तो वो अप्रूव करेगा। और अप्रूव करने के बाद अभी नाम जो है अप्रूव हुआ है, ध्यान रखना, अब उस नाम को वो रिजर्व रख देगा। रिजर्व रख देगा मतलब अब एलएलपी को मौका दिया जा रहा है कि भाई साहब एक काम करो, बाकी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मेरे पास फाइल करना शुरू करो। अच्छा, कितने टाइम है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए? लॉ कहता है 3 महीने का वक्त है, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आप बाकी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हो फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। बताइए जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? राजीव, इस वीडियो के नीचे लिंक आ जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। गुड वन। आगे अब सवाल उठा कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 बनता है नाम का रिजर्वेशन, नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं ई फॉर्म 1। कौन सा? ई फॉर्म 1 फाइल करना पड़ता है। इस फॉर्म के द्वारा क्या करते हो? इस फॉर्म का ऑब्जेक्ट है कि आप एप्लीकेशन डालकर कोई नाम सिलेक्ट करवाते हो और उसे रिजर्व करवाते हो। रिजर्व कितने टाइम के लिए हो सकता है? 3 महीने के लिए। पहले ये चेक करवाते हो कि क्या ये नाम अवेलेबल है और फिर उसे रिजर्व करवाते हो। फिर नेम रिजर्व करवाने के बाद अब हम आते हैं इनकॉर्पोरेशन के स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 पे आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिसे कहते हैं ई फॉर्म 2। ये फॉर्म का पर्पस क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन करवाना, मतलब इसके अंदर एलएलपी का नाम लिखा जाता है कि प्रपोज एलएलपी कौन सी होगी, फिर इसके पार्टनर्स की डिटेल, इसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल और उनकी कंसेंट, ये सब कुछ सेकंड फॉर्म में ई फॉर्म 2 के अंदर सारी डिटेल्स आती है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर आप ई फॉर्म 3 फाइल करते हो और ई फॉर्म 3 के अंदर आपके पास पूरा का पूरा एलएलपी एग्रीमेंट आपको पूरे का पूरा सबमिट कराना पड़ता है। किसके पास सबमिट कराना पड़ता है? रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज। बताइए जी, कोई भी दिक्कत? 3 के 3 स्टेप। ई फॉर्म 1 नेम अवेलेबिलिटी, ई फॉर्म 2 इनकॉर्पोरेशन, ई फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक हो गई इतनी बात भी? चलिए अब आता है जी हमारे पास चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम मतलब मान लीजिए, वैसे तो हमने पूरी कोशिश की थी कि नाम मिलता जुलता ना हो, मगर फिर भी मान लीजिए गलती से कोई नाम मिलता जुलता मतलब आइडेंटिकल या फिर रिजेंबल हो गया किसी एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो अब क्या करना पड़ेगा? एलएलपी को आदेश दिया जाएगा कि भैया एक काम करो, अपना नाम चेंज करो। अब नाम चेंज करने का प्रोसीजर क्या होगा? अब नाम चेंज करने का प्रोसीजर क्या होगा? देखिएगा, पढ़ो जी। इफ थ्रू इनएडवर्टेंस, इनएडवर्टेंस का मतलब होता है बाय मिस्टेक। अगर एलएलपी रजिस्टर्ड कर दी गई है किसी नेम से जो कि आइडेंटिकल है या टू रिजेंबल करता है, किसके साथ? किसी और एलएलपी के साथ या फिर किसी कंपनी वगैरह के साथ, तो फिर एप्लीकेशन दी जा सकती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एप्लीकेशन किसको दी जा सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी जा सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन के आने के बाद डायरेक्शन इशू करेगी नई एलएलपी को कि भैया तुम्हारा नाम गलती से मिलता जुलता हो गया है, इसलिए हम तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहे हैं। 3 महीने का वक्त दे रहे हैं किस लिए? कि आप अपना नाम को ऑल्ट्रेशन कर दो 3 महीने के अंदर। ठीक हो गई थी बात? अब मान लीजिए आपको क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप अपना नाम चेंज करो? क्योंकि आपके नाम चेंज करने के बाद किसी सामने वाले का बिजनेस अफेक्ट हो गया है।
तो जिसका बिजनेस अफेक्ट हुआ है वो कितने टाइम तक कंप्लेन फाइल कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? लॉ कहता है अगर वो फाइल करना चाहता है, कंप्लेन फाइल करना चाहता है, तो वो 3 साल तक का वक्त है उसके पास कंप्लेन फाइल करने के लिए। यानी कि आपके खिलाफ, आपके नाम के खिलाफ सामने वाला कितने टाइम में अपील फाइल कर सकता है 3 साल। अच्छा, अगर आप अपना नाम खुद चेंज करना चाहते हैं क्योंकि किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी से मिलता जुलता है, मान लीजिए पोपली। अब पोपली नाम का ना गुंडे होते हैं, मान लीजिए एकदम गुंडे, तो मेरा नाम रख दिया गया पोपली, अमित पोपली। ओ भाई, आपने कहा ले ये भी गुंडा है, मैं क्लास में आया हूं पढ़ाने, आप यही मुझसे पूछ रहे हैं, हाँ जी कौन से इलाके से हो, हाँ जी कितने खून किए हैं, हाँ जी कितने बम विस्फोटों में आपका हाथ है, हाँ जी क्या आप कौन से मिलिटेंट ग्रुप से बिलोंग करते हो। सवाल हो गया। मैंने कहा भाई अजीब नाम रख दिया मैंने पोपली, चेंज करो फटाफट। अब मैं अपना नाम चेंज करना चाह रहा हूं क्योंकि जिस एग्जिस्टिंग व्यक्ति से मेरा नाम मिलता जुलता है वो नालायक 1 नंबर का गुंडा है, तो मेरी तो बदनामी, मेरे जैसे शरीफ आदमी की बदनामी हो रही है कि नहीं, बताओ हाँ या ना? आप लगते भी हो गुंडे, तुझे मुर्गा बनाऊं मैं नालायक। हाँ जी बताइए, मुझ जैसे शरीफ आदमी की यहां पर बेइज्जती है कि नहीं है? है। तो अब मैं अपना नाम चेंज करूंगा, मैं कब तक कर सकता हूं? कभी भी, मेरे ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। बट हाँ, कोई मेरे ऊपर कंप्लेन करना चाहता है तो उस कंप्लेनेंट के पास कितना वक्त है? 3 साल। वो कंप्लेनेंट के पास 3 साल है, जो कहता है कि ओए 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 मेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम हो गया, ओए 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 ओए, तो फिर तेरे पास 3 साल है। ठीक हो गई इतनी बात? अच्छा, अब नाम मतलब मान लीजिए चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, अब क्या होगा? अब देखो जी, 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस दोगे किसको? रजिस्ट्रार को कि मुबारक हो हमने अपना नाम चेंज कर लिया है। नोटिस के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी जाएगा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर किस लिए? क्योंकि जब तुम नया नाम रखोगे ना, नया नाम दोबारा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से चेक कराना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा मोदी जी इतने वेले बैठे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी वो चेक करेंगे। नहीं नहीं, मोदी जी चेक नहीं करते। जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट आता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दोबारा बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास फॉर्म चेक करवाने के लिए जाते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ये फॉर्म लेके जाते हो कि लो जी एक बार चेक कर दो, बस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही चेक करते। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अलग से सरकारी अफसर नहीं साइन करते, ये कोई मंत्री नहीं चेक करते। चेंज करवाने के लिए सोच रहे हो कि मोदी जी के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, कहता है जी वेयर द एलएलपी अगर अपना नाम चेंज करता है तो कितना? 15 दिन के अंदर अंदर इस चेंज के बाद वो नोटिस जारी करेगा किसको? रजिस्ट्रार को, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी देगा। किस लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर? किस लिए? नया नाम अप्रूव करने के लिए। हाँ जी, ये नाम अनडिजायरेबल नहीं है और रिजेंबल भी नहीं करता। अच्छा, रजिस्ट्रार ये सारे चेंजेस को नोट करने के बाद एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। और फिर जो ये फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिखी हुई है ना, नया नाम जो है वो इस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। नया नाम उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। आइएगा दोबारा से एक बार इस पैराग्राफ को रिकॉल करते हैं। चेंज ऑफ द नेम। हाँ जी, नाम चेंज कब कब किया जा सकता है? वर्ड क्या है? कीवर्ड इफ बाय इनएडवर्टेंस, मतलब बाय मिस्टेक। अगर इनएडवर्टेंस के द्वारा, अगर मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जो कि कंपनी का नाम रिजेंबल करता है या आइडेंटिकल है किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी के साथ, या फिर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर के साथ, तो फिर अब आपको प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा चेंज करने का। वो प्रोसीजर क्या होगा कि ये जो एलएलपी है ये एक एप्लीकेशन फाइल करेगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल करेगी। सिमिलरली ये एग्जिस्टिंग, ये नई एलएलपी भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और कोई एग्जिस्टिंग कंपनी या एग्जिस्टिंग एलएलपी भी एप्लीकेशन इसके खिलाफ फाइल कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसका नाम चेंज करवाओ क्योंकि इसका नाम हमारे नाम से मिलता जुलता है। ओके, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी नई एलएलपी को कि भाई तेरा नाम मिलता जुलता हो गया गलती से, तू अपना नाम चेंज कर। कितना टाइम देगी सेंट्रल गवर्नमेंट? 3 महीने का वक्त देगी कि हमारी डायरेक्शन के 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज कर ले। अच्छा, चेंज करने के बाद
चेंज करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर ये एलएलपी इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को, और साथ में रजिस्ट्रार को नोटिस तो देगी कि हमने नाम चेंज कर लिया, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी देगी कि लो जी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के कारण हमने चेंज किया, और ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश भी है कि नया नाम हमारा ओके कर दिया उन्होंने। तो ये सब रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्ट्रार इन सब चेंजेस को नोट करेगा और 30 दिन के अंदर अंदर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। वो जो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट लिखी जाएगी वो आज के बाद फ्रेश डेट मानी जाएगी, मतलब नाम चेंज जो इफेक्ट में आएगा वो उस दिन से आएगा जो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट लिखी हुई है। लो जी, ये था हमारा पूरे का पूरा सेक्शन। आगे अब कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं इन रिलेशन टू द पार्टनर, सेक्शन 22 से लेकर 24 तक जिसकी चर्चा है। वो क्या कहते हैं? अगर दो एलएलपी ने सेम नेम से एप्लीकेशन डाल दी तो जो पहले एप्लीकेशन आएगी वो अप्रूव हो जाएगी। हाँ जी, सेक्शन 22 पहला पॉइंट क्या कहता है? एलिजिबिलिटी टू बी ए पार्टनर। कौन बन सकता है पार्टनर, कौन बन सकता है? भाई पार्टनर बनने के लिए पहली बात तो यह है कि आप सब्सक्राइब कर लो किसको? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। अगर आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइबर हो तो आप पार्टनर बन सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा भी पार्टनर बन सकते हो, जो तरीका उसमें बताया होगा उस तरीके से भी आप पार्टनर बन सकते हो। तो ये दो तरीके हैं। फिर उसके बाद कहता है जी रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स। तो जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी रहेंगी वो कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल एज पर, अभी हमने चर्चा भी की, एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। यानी कि हर पार्टनर का राइट एंड ड्यूटीज क्या रहेगा? वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे कि एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा गया है। ठीक हो गई इतनी बात भी? चलिए नेक्स्ट कहता है जी अगर मान लीजिए एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर कोई भी चेंज होता है तो वो सारा का सारा चेंज आपको किसको फाइल करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा। ओके, कोई भी एग्रीमेंट जो कि मान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कोई भी एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में पहले से ही हो गया था एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ही, फिर उन्होंने मिलकर एलएलपी बना ली, मतलब उन्होंने ही सब्सक्राइब किया और एलएलपी बना ली, तो फिर क्या वो जो एग्रीमेंट पहले से ही हो चुका था उनके बीच में, क्या वो एग्रीमेंट अब भी वैलिड रहेगा? से फॉर एग्जांपल राम ने श्याम को कहा कि देख भाई जितना भी तू कमाएगा उस कमाई का आधा 50% मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने ही तुझे खड़ा करके आज यहां तक पहुंचाया है। श्याम ने कहा ठीक है। लेटर ऑन दोनों एलएलपी में आ गए। अब एलएलपी में आने के बाद एक के हिस्से का 50% प्रॉफिट दूसरा ले रहा है, पहले से ही एग्री था। यस ये वैलिड है, परंतु एक शर्त है कि ये जो पहले से एग्जिस्टेंस में एग्रीमेंट थे इनको रेटिफाई किया जाना चाहिए सभी के सभी पार्टनर्स के द्वारा आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। बात समझ आई है? अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में पहले से ही एग्रीमेंट चला आ रहा है और बाद में एलएलपी बनती है तो वो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा अगर उस एग्रीमेंट को रेटिफिकेशन यानी कि अप्रूवल दे देते हैं बाकी सभी के सभी पार्टनर्स अब इनकॉर्पोरेशन के बाद। ठीक है जी। आगे फिर लॉ कहता है कि मान लीजिए अगर कोई मैटर एलएलपी में नहीं लिखा गया, किसी एग्रीमेंट में नहीं लिखा गया एलएलपी एग्रीमेंट में, तो क्या होगा? तो लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई मैटर एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं भी लिखा गया तो फिर उस मैटर पे वो कानून अप्लाई हो जाएगा जो कि एलएलपी के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। तो यानी कि अगर कोई मैटर एलएलपी में नहीं भी लिखा गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पे सारे का सारा वो कानून अप्लाई हो जाएगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एलएलपी में लिखा गया है। तो ये था मेरा सेक्शन 23। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सिलेबस के लिए, कॉल्ड एज सेक्शन 24, सेसेशन ऑफ द पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सेसेशन ऑफ द पार्टनरशिप इंटरेस्ट का मतलब क्या है? देखो जी, सेसेशन का मतलब जिसे हम पार्टनरशिप एक्ट में सिंपल वर्ड्स में कहते हैं रिटायरमेंट। तो यहां पर कोई भी
पार्टनर जो है उसका सेसेशन कैसे हो सकता है? देखो जी, पहला एज पर द एग्रीमेंट, यानी कि एलएलपी एग्रीमेंट में जैसा भी लिखा गया है उस एग्रीमेंट के अनुसार हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप बाकी सभी के सभी पार्टनर्स को नोटिस दे सकते हो कम से कम 30 दिन का। तो 30 दिन का नोटिस देने के बाद भी आपका सेसेशन हो सकता है। बस यही है क्या, या इसके अलावा भी कुछ और मोड हैं? हाँ, उसके अलावा भी कुछ मोड हैं जिनके लिए हम कोड कह सकते हैं DU का ID। DU का ID। तो सेसेशन के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? D मतलब डेथ, अच्छा, U मतलब अनसाउंड माइंड, फिर इंसॉल्वेंट, फिर डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं जिसमें आप सेसेशन हो सकता है आपका, एज अ पार्टनर आपका सेसेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब लॉ कहता है सेसेशन के बारे में कि देखो जी, ऐसा है कि अगर कोई भी पार्टनर जो कि सीज्ड हो जाता है टू बी अ पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो कि पार्टनर था परंतु अब नहीं रहा, तो उसे हम कहते हैं कि फॉर्मर पार्टनर। नाम क्या देते हैं? फॉर्मर पार्टनर। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? क्या ये फॉर्मर पार्टनर कंटिन्यू टू रिमेन लायबल रहेगा अपने पुराने पापों के लिए जो इसने एलएलपी में होते हुए किए थे? यस, यस, अनलेस, जब तक कि ऐसा ना हो जाए, अच्छा, जब तक कि ऐसा ना हो कि द अदर पर्सन हैज नोटिस्ड दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। ओ माय गॉड, अगर मान लीजिए पार्टनर एलएलपी से डील करने वाले सामने वाले व्यक्ति को पता है कि अब ये पार्टनर नहीं है, तो ये लायबल नहीं रहेगा, मगर अदरवाइज ही शैल कंटिन्यू टू बी लायबल। द आंसर इज यस। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने नोटिस फॉर्मर पार्टनर के सेसेशन का नोटिस अभी रजिस्ट्रार को नहीं दिया, तो फॉर्मर पार्टनर शेल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल। यस, ये कुछ ऐसा ही है जैसे पार्टनरशिप के अंदर हमने किया था ना कि पार्टनरशिप में रिटायर होने के बाद भी पार्टनर शेल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल जब तक कि पब्लिक नोटिस ना दिया जाए। तो यहां वर्ड पब्लिक नोटिस ना देकर यहां पे लिखा हुआ है नोटिस टू द रजिस्ट्रार दे दो, या फिर जो सामने वाला डील कर रहा है अगर उसे पता है कि तुम पार्टनर अब नहीं हो तो आप लायबल नहीं हो, बट अगर उसने इस बिलीव पे किया है कि तुम पार्टनर हो तो तुम लायबल हो। इसलिए जैसे ही तुम्हारा सेसेशन होगा तो रजिस्ट्रार को नोटिस सर्व कर दो, तभी तुम बच सकते हो, अदरवाइज बचने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगली बात, जितने काम उसने तब किए जब वो पार्टनर था, क्या उन सब कामों के लिए वो कंटिन्यू टू रिमेन लायबल रहेगा फॉर्मर पार्टनर? यस, उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, फॉर्मर पार्टनर शेल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल। अब मान लीजिए पार्टनर की डेथ हो गई है, वो तब भी फॉर्मर पार्टनर ही है, मतलब क्योंकि पार्टनर का सेसेशन डेथ पे भी तो होता है ना। अब मैं अगर फॉर्मर पार्टनर की बात करता हूं या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करता हूं कि अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में आ जाएंगे, या फिर अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर उसके ऑफिशियल असाइनी पिक्चर में आ जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मर पार्टनर की या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की या अगर ऑफिशियल असाइनी की बात करूं तो इनके पास क्या क्या अधिकार रहेंगे? इनके पास अधिकार रहेंगे कि ये फॉर्मर पार्टनर के हिस्से का कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, उसका शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी रिकवर कर सकते हैं, जो जब तक ये पार्टनर था तब तक उसका जो भी हिस्सा बनता था वो भी रिकवर कर सकते हैं। मगर एक बात पक्की है, ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप से एलएलपी से सेसेशन हो गया और आप फॉर्मर पार्टनर बन गए तो फिर या फिर आपके डेथ के बाद आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या इंसॉल्वेंसी के बाद ऑफिशियल असाइनी आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट का हिस्सा रिकवर तो कर सकते हैं, मगर उनके पास यह हक बिल्कुल नहीं होगा कि वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर करें। ना 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 ना, मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? जो कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन द पार्टनर्स। हाँ जी, क्या कहता है? कहता है जी, पहली बात तो अगर कोई भी पार्टनर, ध्यान रखो, अगर कभी भी आपका नाम या फिर आप एड्रेस वगैरह चेंज करते हैं तो फिर इसकी सूचना आप रजिस्ट्रार को देंगे। कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन के अंदर अगर आपका नाम या फिर अगर आपका एड्रेस चेंज होता है। किसको कहा गया है? हर एक पार्टनर को कहा गया है। ओके, उसके अलावा एलएलपी भी फाइल करेगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। अच्छा, क्या फाइल करेगी और कितने दिन में? पहली बात 30 दिन के अंदर फाइल करेगी। अच्छा, क्या फाइल करेगी? अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर होता है, मतलब वेर अ पर्सन बिकम और सीजेस टू बी अ पार्टनर,
ठीक हो गई इतनी बात। और अगर उसका नाम या फिर एड्रेस चेंज होता है, देयर इज अ चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, तो यानी कि पहली बात में किसका कर्तव्य बताया गया है, पार्टनर का, कि बेटा तेरा नाम चेंज हो या तेरा एड्रेस चेंज हो तो तुझे 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। दूसरे स्टेप में किसे कहा गया हुआ है, हाँ जी, दूसरे स्टेप में किसे कहा गया है, एलएलपी को, कि अगर कोई नया व्यक्ति पार्टनर बनता है या पार्टनर का सेसेशन होता है तो नोटिस कितने दिन में, 30 दिन में, और अगर उसका नाम या एड्रेस चेंज होता है तो उसने आपको दिया होगा 15 दिन में, आप 30 दिन के अंदर दे दीजिए, 30 डेज के अंदर ऑफ सच चेंज, यानी कि उस व्यक्ति के पास भी 15 दिन है, एलएलपी के पास भी अगले 15 दिन है, तो टोटल 30 डेज। ध्यान रखना 30 डेज कहां से, 30 डेज ऑफ सच चेंज है, 30 डेज ऑफ सच चेंज, जिस दिन नाम और एड्रेस चेंज होता है। इतनी बात भी क्लियर। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो पेनल्टी आपका साथ दे रही है, पेनल्टी करने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है अगला पॉइंट रेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, कहता है जी मान लीजिए अगर कोई पार्टनर सेसेशन टू बी अ पार्टनर हुआ, मान लीजिए कोई पार्टनर जो है वो सीजिंग टू बी अ पार्टनर हुआ, मतलब वो पार्टनर होना नहीं रहा, मगर उसको लगता है कि उसके विचारों में उसको लगता है कि एलएलपी उसकी ये डिटेल जो कि रिक्वायर्ड है 30 दिन में सबमिट करने की, वो शायद रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करेगी। मतलब वर्ड क्या है कि अगर उसके पास रीजनेबल कॉज टू बिलीव है, वर्ड देखिएगा, अगर उसके पास रीजनेबल कॉज टू बिलीव है कि एलएलपी उसके सेसेशन का नोटिस रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करेगी, ठीक है ना, तो फिर क्या करेगा, कहता है ये अपना नोटिस खुद फाइल कर सकता है। मे, शेल नहीं है, मे है। मे का मतलब ये खुद फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार को ये बताने के लिए कि मैं अब सेसेशन कर चुका हूं, मैं अब इस पार्टनरशिप में एलएलपी में पार्टनर नहीं रहा हूं। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, इस नोटिस के सबमिट होने के बाद जब सीधा पार्टनर से नोटिस आएगा तो रजिस्ट्रार इस बात की कंफर्मेशन लेगा एलएलपी से कि हाँ जी बोलो क्या ये जो कह रहा है वो सही है या नहीं। परंतु अगर एलएलपी जैसे कि ऊपर रिक्वायर्ड है, ऑलरेडी 30 दिन के अंदर फाइल कर चुकी है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार के पास ऑलरेडी एलएलपी का ये लेटर आ चुका है, नोटिस आ चुका है, तो फिर ये कंफर्मेशन लेने की जरूरत रजिस्ट्रार को एलएलपी से नहीं है। तो ये पॉइंट दोबारा समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर का सेसेशन होता है पर उसे लगता है कि एलएलपी उसके सेसेशन का नोटिस नहीं देने वाली रजिस्ट्रार को, क्यों, क्योंकि निठल्ले लोग हैं, बाकी के पार्टनर्स नहीं देंगे, तो वो अपने सेसेशन का नोटिस खुद दे सकता है। खुद देना क्यों जरूरी है, आपको याद होगा मैंने पढ़वाया था कि भाई साहब जब तक तुम सेसेशन के बाद नोटिस नहीं दोगे तब तक तुम आउटसाइड वर्ल्ड को लायबल हो तो रजिस्ट्रार को नोटिस देना जरूरी है, इसलिए जरूरी है। परंतु अगर इस व्यक्ति को लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, यानी कि रजिस्ट्रार इसके नोटिस को आगे फाइल नहीं करने वाला, अगर उसे किसी भी वक्त ये लगता है, तो फिर क्या हो सकता है, फिर लॉ कहता है बच्चा एक ही उपचार है कि तू खुद ही डायरेक्टली फाइल कर दे रजिस्ट्रार को सेसेशन के बाद, अगर तुझे विश्वास है कि एलएलपी फाइल नहीं करेगा। अच्छा, परंतु अब रजिस्ट्रार को फाइल होने के बाद रजिस्ट्रार कंफर्मेशन लेगा एलएलपी से कि बोलो जी क्या ये सही में सेसेशन हुआ है इसका, और अगर मान लीजिए एलएलपी ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं रजिस्ट्रार के पास, तो फिर रजिस्ट्रार को ये कंफर्मेशन लेने की जरूरत एलएलपी से नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। अब आते हैं लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूं कि पार्टनरशिप में क्या होता है, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। इस कॉन्सेप्ट को हमने पुकारा म्यूचुअल एजेंसी के नाम से। परंतु एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी के अंदर हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता, बल्कि हर पार्टनर एजेंट होता है किसका, एलएलपी का, एलएलपी का एजेंट होता है। फिर उसके बाद आता है मेरा सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या कहता है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, मतलब क्या पार्टनर के द्वारा किए गए काम से एलएलपी लायबल होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मतलब जब अगर कोई पार्टनर काम करके आया है तो फिर क्या एलएलपी लायबल होगी, यस, परंतु अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाएं। पहला, जो पार्टनर ने जो काम किया है वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रहकर किया है, यानी कि अगर पार्टनर ने जो काम किया वो उसकी अथॉरिटी से बाहर है,
एक पार्टनर को मना कर रखा है कि आप लोन नहीं ले सकते, वो फिर भी लोन लेके आया तो फर्म लायबल नहीं है। अगर अथॉरिटी के अंदर रहकर किया है तो फर्म लायबल है, यस। दूसरी बात, जो पर्सन डील कर रहा है ना फर्म के साथ, वो जानता है कि ये जो पार्टनर डील करने आया है इसके पास अथॉरिटी टू डील है, एंड बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर। यानी कि जो व्यक्ति डील कर रहा है वो ही नोज दैट ही इज अ राइट पर्सन, ही इज द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। थर्ड कहता है जी, अगर मान लीजिए हुआ क्या, एलएलपी इज लायबल इफ द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये फर्स्ट के 2 पॉइंट थे, ये फर्स्ट के 2 पॉइंट थे। फर्स्ट के 2 पॉइंट कौन से थे, एक बार दोबारा से रिकॉल करना। अब ये ना नेगेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मगर मैंने जब आपको नोट्स लिखवाए तो वो पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखे थे, तो आप वो पॉजिटिव लैंग्वेज ही लिखना प्लीज। और जिन्होंने जो ये असाइनमेंट से पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल में नेगेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ, अगर आपने नेगेटिव लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है तो आप उसी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके करें तो क्या कहेंगे, हम कहते हैं जी कि एलएलपी जो है पार्टनर के द्वारा किए गए काम के लिए लायबल हो जाएगी अगर पार्टनर जो है उसके पास अथॉरिटी है ये काम करने की, एंड जो तीसरा व्यक्ति जो इस पार्टनर से डील कर रहा है उसको भी पता है कि ये पार्टनर है, उसको भी पता है ये पार्टनर है। तो अगर ये दोनों काम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एलएलपी बाउंड होगी, किसी भी पार्टनर के द्वारा किए गए किसी भी काम से एलएलपी बाउंड होगी। आंसर इज जी हां। इतनी बात क्लियर हो गई। चले फिर आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कहता है एलएलपी जो है वो लायबल तो होगी इफ द एलएलपी इज लायबल इफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द एलएलपी और विद इट्स अथॉरिटी। मतलब पूरी की पूरी एलएलपी लायबल होगी अगर पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, कोई गलत काम कर दिया है, या फिर कुछ करना था परंतु नहीं किया है, यानी कि ओमिशन कर दिया है इन द बिजनेस ऑफ द एलएलपी और विद इन हिज अथॉरिटी। तो मतलब पार्टनर के द्वारा किए गए काम के लिए लायबल कौन होगा, एलएलपी लायबल होगी। लो जी, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड, हमने कहा जी मान लीजिए अगर आपने कहा एलएलपी लायबल है तो एलएलपी की लायबिलिटी कहां से मेट होगी, द आंसर इज एलएलपी की एसेट से। Any obligation of the LLP shall be solely the obligation of the LLP which shall be met out of the assets of the LLP. Clear है I think? I hope clear है। चले फिर कहता है जी extent of liability of the partner। इस रॉन्गफुल एक्ट में फ्रॉड भी आ जाएगा, यस, बट बाद में फ्रॉड की रिकवरी उस पार्टनर से की जाएगी, क्योंकि अभी उसने ये दिखा के किया है कि हाँ जी मैं ही पार्टनर हूं, ये है वो हूं, अभी तो वो लायबल होगी, एलएलपी लायबल होगी, मगर इससे रिकवरी कर ली जाएगी और ये पार्टनर जो है पर्सनली लायबल हो जाएगा उसके लिए। चलिए फिलहाल एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। अब आगे क्या कहता है, अब हम पहले हमने पार्टनर 27 में बात की एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर। अब हम इंडिविजुअल पार्टनर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंडिविजुअल पार्टनर के बारे में पहली बात, एलएलपी में कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होता है, कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होता है, ठीक है जी। परंतु अगर कोई वो रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन करता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो पर्सनली लायबल हो सकता है? हाँ, केवल वो व्यक्ति जिसने ये रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया है वो पर्सनली लायबल होगा, फिर भी उसके द्वारा किए गए काम के लिए बाकी पार्टनर्स पर्सनली लायबल बिल्कुल नहीं होंगे, बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे उसके द्वारा किए गए काम के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि दिस शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, बट अ पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर। यानी कि अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होता है तो जिसने ये गुल खिलाया है वो तो लायबल है, बट क्या बाकी पार्टनर्स लायबल हैं इस काम के लिए? नहीं, वो लायबल नहीं है, बाकी पार्टनर्स आर नॉट लायबल। ठीक हो गई इतनी बात? चले फिर आता है जी सेक्शन 29। सेक्शन 29 का हेडिंग क्या है? होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
ये कहता है जी, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपनी हरकतों से दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूं, यानी कि या तो वो बोल रहा है या लिख रहा है या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रहा है कि जैसे कि मैं पार्टनर हूं किसी एलएलपी में, तो लॉ कहता है फिर आप मना नहीं कर सकते। फिर आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपने हरकतें ऐसी की हैं, तो फिर आपको पार्टनर मान लिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति इस बेस पे क्रेडिट दे देता है कि आप पार्टनर हैं, इस बेसिस पे क्रेडिट दे देता है, फर्म को लोन दे देता है, तो आप उस व्यक्ति को लायबल है। अच्छा, आपने उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं किया, आपने किसी और को रिप्रेजेंट किया था, उसने जाके किसी और को बता दिया, फिर किसी और ने फर्म को लोन दे दिया इस बेसिस पे कि आप पार्टनर हो, तो आप उसको भी लायबल हो। ध्यान रखना, वर्ड बड़ा जरूरी है यहां पर। कहता है गिव क्रेडिट टू द एलएलपी वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर डज और डज नॉट नो दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड द पर्सन ऑफ गिविंग क्रेडिट। चाहे आपने जिसको रिप्रेजेंटेशन दिया, चाहे आपने जिसके सामने हरकतें की, चाहे जिसके सामने आप मुस्कुराए कि हां मैं पार्टनर हूं, इंडिकेशन दिया, अगर उसने लोन नहीं दिया बल्कि उसके अलावा किसी और ने लोन दे दिया मगर इस बिलीफ पे कि आप पार्टनर हैं, तो आप लायबल हैं। अच्छा, लायबल आप ही हैं या फर्म भी लायबल रहेगी? देखो जी, फर्म तो लायबल रहेगी, फर्म तो लायबल रहेगी, मगर हम होल्डिंग आउट के द्वारा आपको भी लायबल ठहरा रहे हैं। फर्म तो लायबल है, एज इट इज फर्म लायबल है, फर्म की लायबिलिटी कहीं नहीं गई, मगर हम आपको भी लायबल ठहरा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चले, अब हम आते हैं जी, एलएलपी का धंधा ही फ्रॉड करना है। अगर एलएलपी बनाई ही फ्रॉड करने के लिए गई है तो क्या होगा? तो लॉ कहते हैं जी, अगर मान लीजिए अगर एलएलपी बनाई ही फ्रॉड करने के लिए गई है तो फिर लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, अगर मान लीजिए लायबिलिटी ऑफ एलएलपी या लायबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर्स, दोनों ही क्या हो जाएंगे? अनलिमिटेड हो जाएंगे। तो दोबारा पढ़िएगा, अगर मान लीजिए कोई भी एक्ट कैरिड आउट होता है बाय द एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, दोनों में फर्क क्या है? कोई एक्ट, एनी एक्ट ऑफ इट्स पार्टनर विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड का मतलब है कि अगर आपने कोई हरकत की जिसका ऑब्जेक्ट फ्रॉड करना था, या फिर आपका ऑब्जेक्ट ही फ्रॉड करने के लिए, बिजनेस ही फ्रॉड करने के लिए स्टेब्लिश किया है, तो फिर लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, एलएलपी की लायबिलिटी प्लस पार्टनर की लायबिलिटी जिसने इस इंटेंट पे, विद इंटेंट मतलब जिसने ये फ्रॉड किया है उसकी लायबिलिटी, और एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। एक बार दोबारा से बोलता हूं, दोबारा सुनना, कि मान लीजिए अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं किसकी, चाहे एलएलपी की चाहे इसके पार्टनर्स की, ये लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी अगर आपकी इच्छा थी किसी एक्ट में फ्रॉड करने की, इंटेंट टू फ्रॉड, या फिर बिजनेस ही फ्रॉड करने के लिए बनाया है, बिजनेस कैरिड ऑन विद द फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, क्या एलएलपी अपनी लायबिलिटी से बचने का कोई स्कोप है? यस, एलएलपी अपनी लायबिलिटी से बच सकती है अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि भाई साहब ये जो एक्ट कमिट किया गया है इसकी नॉलेज एलएलपी को नहीं थी, इसके लिए ये इंडिविजुअल पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, हम तो लायबल है नहीं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। समझ आया मदान साहब? तो पहले और दूसरे पैराग्राफ को अगर मर्ज करके पढ़ो तो क्या बनता है कि अगर फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ या फ्रॉडुलेंट बिजनेस हुआ तो पहला पैरा कहता है पूरी एलएलपी लायबल है, सारे पार्टनर लायबल है। बट फिर कहता है रुको 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 रुको, हम उनको लायबिलिटी से बचा लेंगे, लायबिलिटी से बचा लेंगे अगर ये प्रूव हो जाए कि जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है उस फ्रॉड का हमें पता ही नहीं है, ये तो उसी ने किया है, तो एलएलपी और बाकी पार्टनर्स बच जाएंगे। तो फिर जिसने फ्रॉड किया फिर उसको पकड़ लेंगे। तो पहला पैरा सबको पकड़ता है, दूसरा पैरा कहता है रुको 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 रुको, जिसने फ्रॉड किया उसे पकड़ो, हमें छोड़ दो। ठीक है, चले, फिर थर्ड पैरा जो है पेनल्टी वगैरह की बात करता है
कि इम्प्रिजनमेंट होगा 5 साल तक और फाइन लगेगा 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। ये फाइन याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला फाइन। आगे हाँ जी, इसके अलावा अगर फ्रॉड होता है किसी काम के द्वारा, मतलब कोई फ्रॉडुलेंट वर्क होता है, तो फिर लाइबिलिटी जो होगी वो किस किस की होगी? द आंसर इज एलएलपी लाइबल होगी, पार्टनर्स लाइबल होंगे, डीपीज लाइबल होंगे, इंप्लॉइज लाइबल होंगे। किस लिए? कंपनसेट करने के लिए टू एनी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस बाय द रीजन ऑफ सच कंडक्ट। तो अगर मान लीजिए कोई भी नुकसान हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उस नुकसान की भरपाई जरूर होगी, कंपनसेशन जरूर होगा। और कंपनसेशन कौन करेगा? एलएलपी, पार्टनर्स, डीपी या फिर एम्प्लॉइज, ये कंपनसेट करेंगे उस व्यक्ति को। ठीक है। परंतु अच्छा, फिर उनकी लायबिलिटी बना दी। परंतु क्या एलएलपी या फिर पार्टनर्स वगैरह या फिर डीपी वगैरह, मतलब ये अपनी लायबिलिटी से बच सकते हैं? यस, अगर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति ने इनकी इच्छा के बिना, इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ किया है तो वो व्यक्ति लायबल होगा, ये लायबल नहीं होंगे। सच एलएलपी शैल नॉट बी लायबल इफ एनी सच पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड एम्प्लॉय हैज एक्टेड फ्रॉडुलेंटली विदाउट द नॉलेज ऑफ द एलएलपी। तो एलएलपी को दोनों तरफ से निकलने का मौका दिया हुआ है। बढ़ सकते हैं जी आगे। चलिए फिर आता है जी विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का मतलब क्या है? विसल ब्लोइंग का मतलब है कि मान लीजिए कोई पार्टनर सरकारी गवाह बन जाता है, उसको 2 डंडे पड़ते हैं पिछवाड़े में, वो जोर जोर से चिल्लाता है, आई रुको मैं सब सच बता देता हूं, मैं सब सच बताने को तैयार हूं। सारे काले चिट्ठे फर्म के खोल के रख देता है। क्या ऐसे व्यक्ति को, जो कि फर्म के बारे में सारी सच्ची गवाही दे रहा है, सारे पार्टनर्स के बारे में कच्चे चिट्ठे खोल रहा है, क्या उसकी लायबिलिटी खत्म कर दें? अब सरकारी गवाह बनने का ही फायदा तो है ही कि उसको छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। ओ माय गॉड। तो फिर तो लॉ में लिखा है कि कोर्ट हो या ट्राइब्यूनल हो, रिड्यूस कर सकते हैं या वेव कर सकते हैं कोई भी पेनल्टी जो कि किसी पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी पे लगी है, अगर ये कोर्ट या ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है कि इसने बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया भाई साहब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, या फिर इसके द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम बाकी अपराधियों को ढूंढ सके हैं। अगर ये 2 काम हो गए तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल उसकी सजा को वेव भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगली बात, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने या एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी, बाकी पार्टनर्स खुंदक में थे, उन्होंने कहा अब तुझे छोड़ेंगे नहीं, उसको डिमोट कर दिया, उसको भेज दिया, काला पानी की सजा दे दी, नहीं कर सकते आप। यानी कि किसी भी पार्टनर या एम्प्लॉय को हैरेस नहीं कर सकते, उसको भगा नहीं सकते, उसको डिमोट नहीं कर सकते, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते अगेंस्ट द टर्म ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट या अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट, जस्ट बिकॉज ही हैज प्रोवाइडेड अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। बताइए कोई भी दिक्कत? ठीक है जी। हालांकि यहां तक से सवाल उठे, मुझे लगता नहीं है फ्रॉड के आगे का सवाल आपसे पूछे, मुझे लगता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सेक्शन 34 कहता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो एलएलपी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, किस पे करती है? वैसे 2 बेसिस होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के, कैश बेसिस, एक एक्रूअल बेसिस। तो एलएलपी कौन से बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है? कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। लॉ कहता है कि कोई भी आप जिस पे मर्जी करो, चाहे एक्रूअल पे करो या कैश बेसिस पे करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर साथ में एक बात जरूरी है, वो क्या कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का जरूर पालन करना। यानी कि कैश बेसिस करो या एक्रूअल बेसिस करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक बात का ध्यान रख लेना कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है आपने। ठीक हो गई इतनी बात?
कहां पर मेंटेन किए जाएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपका है ना, वहां पर मेंटेन किए जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और जरूरी चीज है, वो क्या कि जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। देखो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट, एंड सॉल्वेंसी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर। और 6 महीने के अंदर अंदर बनाना पड़ेगा, प्लस सॉल्वेंसी एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये दोनों बनाने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर अंदर। और ये जो साइंड किए जाएंगे, किसके द्वारा साइन होंगे? बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा ये साइन भी होने चाहिए। कोई दिक्कत? अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के साइन करा लिया, अब क्या करोगे? लॉ कहता है साइन कराने के बाद इस सॉल्वेंसी प्लस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को फाइल किया जाएगा किसके पास? आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास। विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर आप फाइल भी करोगे। फिर अकाउंट्स ऑफ द एलएलपी जो है उसका ऑडिट भी होगा। यस, ऑडिट होगा। कैसे होगा? लॉ कहता है ऑडिट होगा एज पर द रूल्स विच आर फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये करने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक कर लेना, बस इससे ऊपर करने की जरूरत नहीं है। ऑडिट वगैरह आपके लिए रेलेवेंट नहीं है अभी। ये पेनल्टियां वगैरह हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पेनल्टियां करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, आइएगा फिर कन्वर्जन इनटू एलएलपी पे आते हैं। कन्वर्जन इनटू एलएलपी अब क्या कहता है? कहता है जी देखो, ऐसा है कि कन्वर्जन इनटू एलएलपी, जब मैं कहता हूं इनटू एलएलपी तो कोई बंदा एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कैसे हो सकता है? क्या प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? यस, इसके लिए थर्ड शेड्यूल है। अच्छा, क्या कोई फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? यस, इसके लिए सेकंड शेड्यूल है। क्या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? इसके लिए फोर्थ शेड्यूल है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में अगर आपको पता हो तो राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आपस में जो है वो दिए हुए हैं। हमने एक सेक्शन में किया भी है अभी कि अगर कोई चीज एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखी तो वो फर्स्ट शेड्यूल से गवर्न होगी, याद है? तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि कोई पार्टनरशिप फर्म भी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये सब के सब एलएलपी में कन्वर्ट होते हैं। कोई लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ध्यान रखना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का मतलब है लाखों मेंबर। तो लाखों मेंबर्स का क्या होगा? जो शेयर होल्डर है, लाखों शेयर होल्डर, उनका क्या होगा? तो इसलिए कोई लिस्टेड एंटिटी एज सच कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है जी। अब सवाल उठा, हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं है कि क्या क्या कन्वर्जन हो सकता है, हमारे लिए रेलेवेंट है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कन्वर्जन क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस, देखो जी, चाहे कोई फर्म या कोई प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर कन्वर्ट होती है एलएलपी के अंदर, तो अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि कन्वर्जन के टाइम पर इस फर्म ने या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी ने कंप्लाइड किया है सभी के सभी प्रोविजंस को, तो ये इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। ठीक हो गई इतनी बात? पढ़िएगा, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि फर्म, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इन्होंने कंप्लाई किया है विद द प्रोविजन ऑफ वेरियस शेड्यूल्स और रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर, तो ये रजिस्टर करेगा डॉक्यूमेंट को, इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सच फॉर्म एज अ रजिस्टर मेड डिटरमाइन। आई होप क्लियर है। फिर एलएलपी क्या करेगी? विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एलएलपी 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के इन्फॉर्म करेगी। किस चीज को इन्फॉर्म करेगी? जहां पर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्म थे तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, अगर आप कंपनी थे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है, आप इन्फॉर्म करेंगे अपने पिछले पापा को, पिछले पापा मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, कि अच्छा चलती हूं, दुआओं में याद रखना, मतलब उन्हें ये कह के आओगे। ठीक हो गई इतनी बात? चले, अगर मान लीजिए अब कन्वर्जन हो जाता है, अपॉन सच कन्वर्जन, तो जो पार्टनर्स ऑफ द फर्म थे, ये शेयर होल्डर ऑफ द प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, उनका क्या होगा? तो वो लाइबल होंगे कैसे? एज पर द एलएलपी एक्ट नाउ शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ द वेरियस शेड्यूल्स, मतलब अब एलएलपी के अंतर्गत वो लाइबल होंगे।
ठीक है ना। जिस दिन आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो उस दिन से ही ये इफेक्टिव होगा, ये कन्वर्जन उसी दिन से इफेक्टिव होगा। यानी कि आप लाइबल एज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी उस दिन से होगे जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है, उसी दिन से सब कुछ इफेक्टिव होगा। ठीक है जी। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच कन्वर्जन। ये जो आपने कन्वर्जन किया है इसके परिणाम क्या क्या है। हाँ देखो जी, एलएलपी का जन्म कब होगा, मैंने कहा जो दिन सर्टिफिकेट फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में दिया हुआ है। लो जी लो जी लो जी, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड देयर शैल बी एलएलपी। तो एलएलपी का जन्म कब होगा, जो दिन मेंशन है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में। दूसरी बात, सारी की सारी एसेट्स या लायबिलिटी अगर मैं बात करूं फर्म की, वो ट्रांसफर हो जाएगी, फर्म की या कंपनी की वो ट्रांसफर हो जाएगी, चाहे सारी की सारी एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, जो कि फर्म की थी या कंपनी की थी, वो एसेट्स वगैरह बन जाएगी, किसकी बन जाएगी, एलएलपी की। शैल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्ट इन द एलएलपी। ठीक हो गई इतनी बात भी। आगे तो ये जो फर्म और कंपनी थी इनका क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो गई, दे शैल बी डिसॉल्व्ड। इतनी बात भी क्लियर। चले, फॉरेन एलएलपी से रिलेटेड रूल्स कोई बने नहीं है, वो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी फॉरेन एलएलपी वगैरह से रिलेटेड, तो कोई रेलेवेंट नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी फॉरेन एलएलपी से रिलेटेड, अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है कुछ भी है। अच्छा, वाइंडिंग अप बस थोड़ी सी बात ध्यान रखना, वाइंडिंग अप बहुत ज्यादा रेलेवेंट, ये यहां तक पहुंचेगा, मुझे नहीं लगता कि यहां तक पहुंचेगा वो कभी, बट फिलहाल सुन लेना। वाइंडिंग अप दो तरीके से होता है। एक होता है अपनी इच्छा से एलएलपी ने कहा बस अब लौट चले, यानी कि अपनी इच्छा से, और दूसरी बात लड़ाई झगड़ा हो गया तो ट्राइब्यूनल बीच में आया और उसने एलएलपी का वाइंडिंग अप करवाया। अब जो यहां पर थोड़ा सा रेलेवेंस बनता है वो केवल इस चीज का कि ट्राइब्यूनल कब कब बीच में आएगा, बस वो सारे सिनेरियो, और कोई भी लेना एक ना देना दो, और कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। तो ट्राइब्यूनल बीच में कब कब आएगा, कब कब आएगा देखिएगा। पहली बात, अगर एलएलपी ने डिसाइड किया, क्योंकि आपस में झगड़े इतने बढ़ गए थे कि भैया हमें वाइंडिंग अप करना है और आपस में एक दूसरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो ये चाहते हैं कि ट्राइब्यूनल ही बीच में आए, तो अगर एलएलपी ने डिसाइड किया कि एलएलपी का वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल के द्वारा होगा। दूसरा, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और नंबर ऑफ पार्टनर्स अभी भी बिलो मिनिमम यानी कि 2 से नीचे है। ठीक है। तीसरी चीज, अगर एलएलपी डिफॉल्ट कर रही है, लगातार अनेबल टू पे इट्स डेट है, डिफॉल्ट कर रही है, तो वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा ट्राइब्यूनल के द्वारा। अगर एलएलपी ने हमारे देश की सुरक्षा या एकता व अखंडता, मतलब इंटरेस्ट, अगर एलएलपी ने जो काम किया है वो अगेंस्ट द सॉवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है। दोबारा बोलो, सॉवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संप्रभुता, जिसे एकता व अखंडता कहते हैं, वो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया, बस ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल के क्या फायदा, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया या किसी स्टेट के हितों को नुकसान पहुंचाया है। अगर एलएलपी ने रजिस्ट्रार को फाइल नहीं किया है पिछले 5 साल से, ओ माय गॉड, जो हमने अभी सॉल्वेंसी या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की बात की थी ना, वो या फिर एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न, अगर पिछले 5 साल से आपने इन दोनों में से कोई भी, अगर कोई भी इन दोनों में से अगर एक भी फाइल नहीं किया, जैसे ईयर 1 2 3 4 5, एनुअल रिटर्न, इसे कहते हैं सालाना रिटर्न, हर साल अपनी एसेट और लायबिलिटी की डिटेल एलएलपी फाइल करती है, किसको, रजिस्ट्रार को। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, ये फाइल हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, लगातार 5 साल तक। इन दोनों में से किसी भी एक में डिफॉल्ट हुआ तो वो डिफॉल्ट माना जाएगा, तो वो डिफॉल्ट है, यस है ना। दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, यस, 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 लगातार 5 साल हो गए, यस, खत्म, वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा।
ठीक है। और ट्राइब्यूनल का अगर ओपिनियन है कि ये सही रहेगा कि वाइंडिंग अप कर ही देते हैं, जस्ट एंड इक्विटेबल, ये उसमें भी आया है शब्द, पार्टनरशिप एक्ट में भी जस्ट एंड इक्विटेबल, बिल्कुल सेम रीजन, पार्टनर स्पीकिंग टर्म पे नहीं है, एक दूसरे को देखते गोलियां चल रही हैं, तो ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स आ गए हैं। सारे के सारे ग्राउंड कौन से हैं? जस्ट एंड इक्विटेबल। तो कौन कौन से ग्राउंड्स पे वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल द्वारा किया जा सकता है? शायद आ जाए, हालांकि आपके लेवल पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब ये टॉपिक इंटर के अंदर है। तो आपके लेवल पे जो मैक्सिमम तक मुझे लगता है जो सवाल आ सकते हैं वो यही आ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी बताइए, या फिर एलएलपी और कंपनी में डिफरेंस बता दीजिए। बाकी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज मेक श्योर आपको और कोई भी चीज 67, 67A, 67B ये कुछ भी प्लीज करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ भी मिसलेनियस करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेक श्योर ये सब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने की, कुछ भी रेलेवेंट नहीं है जो, क्योंकि ये सब इंटर में डल चुका है अब। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगते हैं वो ये हैं, आज की डेट में मुझे ये लगते हैं। बट फिर भी बाकी जो सेक्शन हमने रिवाइज किए हैं वो एक बार कर लेना जरूर, 2 या 3 बार तो उन्हें पढ़ ही लेना, मगर ये जो डिफरेंस है ये जरूर देख लेना एक बार। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है, एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस है, ये रेलेवेंट है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, एडवांटेज ऑफ एलएलपी, ये चीजें रेलेवेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, तो ये हमारा एलएलपी का भी रिवीजन है जी। अब कल जो हम शुरू करेंगे और शुरू करके खत्म भी करेंगे उसका नाम होगा पार्टनरशिप। और आज मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ही लगभग 6 क्वेश्चन दूंगा आज सॉल्व करने के लिए। आज अगला टेस्ट आएगा मिनी टेस्ट नंबर 4। 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दूंगा, 6 क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।